जी, here comes the end of modern literature and we are about to begin the postmodern literature. अब जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है ना, ये इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी है, इसके अंदर पैराडॉक्सेस भी हैं, इसके अंदर जो नरेटर्स हैं आपको नहीं पता है कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये अनरिलायबल नरेटर्स भी बहुत कॉमन है। इसमें जो प्लॉट्स हैं वो इम्पॉसिबल भी हैं, आप हैरान रह जाते हैं ये हो क्या रहा है। यू एक्चुअली क्वाइट इन सरप्राइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑथर खुद ही कमेंट कर रहा होता है ये ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में मिलेंगी। इसके अलावा इसमें जो एक जिसे हम कहते हैं ना प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड, नो डाउट ये मॉडर्निज्म ने भी बहुत इसका बेड़ा गर्क किया था। नो प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड, जो कि हमने वर्जीनिया वुल्फ में देखा, हमने यूलिसिस में देखा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह की। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न वाले लोग हैं ना, वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके थे। अब इसमें जो चीज़ें हैं, जो इसमें जो स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल हुई थी, उसने वो पास्टिश। अब ये पास्टिज क्या है कि आप प्रीवियस राइटिंग्स को पेस्ट करने के सेंस में है कि आप जो प्रीवियस राइटिंग्स हैं, प्रीवियस लिटरेरी स्टाइल्स हैं, इनके अंदर न्यू स्टाइल्स को इम्बेड करते हो। इंटरटेक्चुअलिटी, अपने वर्क में किसी दूसरे वर्क का हवाला देना। मेटाफिक्शन के जैसे अगर कोई प्ले है ना, तो इस प्ले के अंदर जो एक्टर है ना वो डायरेक्ट एड्रेस करना शुरू कर देता है, यानी आपको साफ शो होना शुरू कर देता है कि एक फिक्शन विद इन अ फिक्शन, लाइक कि आपको पता चल जाता है कि आप जो कुछ देख रहे हो इट्स फिक्शनल। टेम्पोरल डिस्टॉर्शन, टाइम की बहुत इन्होंने डिस्टॉर्शन की होती है, नैरेटिव टेक्निक्स के हवाले से टाइम आगे पीछे हुआ होता है। और इसके अलावा मिनिमलिज्म के जो कैरेक्टर्स और इवेंट्स हैं बहुत कॉमन, बहुत नॉन एक्सेप्शनल किस्म के। वेटिंग फॉर गोडो में देख लें, कौन है वो वेटिंग फॉर गोडो में, बहुत एक नॉन एक्सेप्शनल किस्म के, बहुत कॉमन लेमैन, ये बेसिकली इसके अंदर पोर्ट्रे किए जाते हैं। काफ़ी लेंथी डिटेल्ड राइटिंग भी होती है इसके अंदर। मैजिकल रियलिज्म, बिल्कुल एक इम्पॉसिबल अनरियलिस्टिक इवेंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है इनटू अ रियलिस्टिक वन। फिक्शन, इसके अंदर आप एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट को ना फिक्शनल इवेंट्स के साथ मिक्स कर देते हैं। अब आपको समझ ही नहीं आती है फैक्चुअल क्या है व्हाट इज और फिक्शनल क्या है। अगर आप में से किसी ने प्रिजन ब्रेक देखी है ना, उसके अंदर डीबी कूपर वाली बात बिल्कुल सही है, बाकी सारी बातें आपको समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है। ये डीबी कूपर भी हमें उसके अंदर ना वो हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल इवेंट, लेकिन वैसे जैसे छुप सा गया है कहीं पे, और डीबी कूपर कहीं पे रह जाता, हम सिर्फ वो माइकल पे आ जाते हैं। तो इस तरह की काफी कुछ है। रीडर इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली रीडर्स को एड्रेस किया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये उसके अंदर मेन चीजें हैं। अब जितने भी क्रिटिक्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके ख्याल में ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाला जो इरा है, इसके अंदर लाइक अनकन्वेंशनल है, ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हैं, काफी ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स हैं सॉरी, और रिबेलियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं। बेसिकली अगर हम ये देखें तो वर्ल्ड वॉर्स के बाद ह्यूमन माइंड वाज फ्रेगमेंटेड, डिप्रेशन हर जगह पे था, हर बंदा एम्पटी था, हर बंदा कंफ्यूज था। तो उस कंफ्यूजन को, उस एक्चुअली हीरोइक एलिमेंट तो कहीं रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी एम्पायर्स हैं वो तो गिर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम ब्रिटिश एम्पायर भी देखें, कहाँ पे गई ब्रिटिश एम्पायर? कहीं पे भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर, नोवेयर। वो जो एक रॉयल्टी वाला स्टैंड था वो कहीं पे भी नहीं है, रॉयल्टी वाला स्टैंड। अब ये क्वीन एलिजाबेथ 2 वाला इरा यही तो आ गया था। इसलिए अब कौन से हीरोज, कहाँ के हीरोज, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो पीपल वर क्वेश्चनिंग द वेरी एसेंस ऑफ गॉड, इज देयर एनी गॉड और नॉट, बिकॉज देयर इज सफरिंग ईच एंड एवरीवेयर। तो वो एक जो कन्फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, उसको प्रेजेंट करने का वे भी यही था, राइटिंग पे वैसे दिखाओ, बिकॉज वट एवर यू आर राइटिंग इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर पीपल ऐसे हैं उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी वे यही था, बिकॉज वी डिड नॉट फाइंड एनी मोर हीरोज इन आवर सराउंडिंग्स, सो देयर वर नो मोर हीरोइक फिगर्स इन आर नॉवेल्स टू। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उन सबको बेसिकली इन्वॉल्व किया गया, इन सबको इंगेज किया गया, इम्बेड किया गया इन द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। अब इसमें द क्राइंग ऑफ लॉर्ड 49 इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहा जाता है। अब इसमें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में हम जो पहला बंदा डिस्कस कर रहे हैं वो विलियम गोल्डिंग है। गोल्डिंग नोबेल प्राइज होल्डर है, तो जाहिर सी बात है ग्रेट ही बंदा है। और इसमें विलियम गोल्डिंग प्ले राइट भी था, इंग्लिश नॉवलिस्ट भी था, और इसको नोबेल प्राइज मिला था इन 1983। और इससे पहले जो गोल्डिंग है वो टीचिंग की, इनको सर का खिताब भी लिखा है, मिला हुआ है, और एलिजाबेथ 2 ने दिया था इन्हें। एलिजाबेथ 2 वही है जो अभी तक थ्रोन पे विराजमान है।
और ये जो इसके अंदर इसमें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के ये फॉलोअर भी रहे हैं। कॉर्नवेल इंग्लैंड में पैदा हुए थे और यहाँ से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन भी इसी स्कूल में हासिल की जहाँ पे उनके फादर पढ़ाया करते थे। फिलॉसफी पढ़ाई इन्होंने, टीचिंग इंग्लिश पढ़ाई इन्होंने स्कूल में बाद में खुद, लेकिन पता नहीं कैसे वाले स्टूडेंट्स इन्हें मिले थे जो उन्होंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में ऐसे वाले स्टूडेंट डाल दिए हुए हैं। अब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअली हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट अपॉन द माइंड ऑफ विलियम गोल्डिंग। ये वो मौका था जब इसने गोल्डिंग ने वर्ल्ड वॉर टू में जो एट्रोसिटीज देखी थी, जो एक ग्रैंड स्केल डिस्ट्रक्शन देखी थी, उस ग्रैंड स्केल डिस्ट्रक्शन का गोल्डिंग के ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ कि गोल्डिंग ने कहना शुरू कर दिया कि गुडनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, देयर इज नथिंग बट इवल। और उसने कहना शुरू कर दिया कि हम सारे जो इतने आपको शरीफ नजर आ रहे हैं ना सोसाइटी में लोग, इसकी रीजन ये है दैट वी आर एक्चुअली चेंज्ड, वी आर अफ्रेड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। अगर हमारे ऊपर कोई रूल्स ना होते, कोई रेगुलेशंस ना होते, तो ये जो आपको सो कॉल्ड सिविलाइज्ड फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स नजर आ रहे हैं ना, तो ये आपको कभी भी नजर ना आते। तो बेसिकली जब आप जाएंगे नेचर की तरफ, प्रिमिटिव इरा की तरफ जाएंगे, तो यू विल बिकम मोर लाइक अ सैविज, नॉट यू वोंट बी एनी मोर ह्यूमन बींग बट यू विल बिकम एन एनिमल। तो ये टोटली रोसो के एलिमेंट के अगेंस्ट था, रोसो के नजरिए के अगेंस्ट था, लाइक बैक टू नेचर। तो गोल्डिंग कहता है नेचर पे बैक जाके देख लो, वहां पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है ना, वहां पे जाके इंसान भी हैवानी बन जाता है। इंसानों को इंसान रखा हुआ है इन तमाम रूल्स ने, इस सोसाइटी के रेगुलेशंस ने, इस सोसाइटी ने जो लॉस बना दिए हैं उसकी वजह से इंसान चेन फील करता है, इम्प्रिजन फील करता है, बाउंड फील करता है टू बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अगर ये ना होते तो इंसान विल बी मोर लाइक एन एनिमल टू। और इसके अलावा 1993 में इनका हार्ट फेलियर हो गया था और इनका जो डबल टंग जो ये नॉवल लिख रहे थे, जो इन्होंने एंशिएंट डेल्फी में सेट किया था, वो सारा का सारा इनका वो बेसिकली ड्राफ्ट इनका वो रह गया था, और जो बाद में इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, और ये क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में इंक्लूड भी है, सो वी नीड टू गो फॉर इट। 1954 में ये डिस्टोपियन नॉवल हुआ जो कि कुछ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज की तरफ रेफर करता है। अब ये क्योंकि उस वक्त लिखा गया है जब बिल्कुल गोल्डिंग साहब वर्ल्ड वॉर टू से वापस आ गए हैं, तो वर्ल्ड वॉर टू की जो एट्रोसिटीज है ना, इतना इनका इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि जो गोल्डिंग है ये उसकी जितनी भी डिस्ट्रक्शन है ना, वो सारी की सारी उन्होंने बस इसी नॉवल में डाल दी हुई है। इसका जो टाइटल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये बेल्ज़ेबब को भी रेफर करता है जो कि डेविल का नेम है। और इसके अलावा इसको जब उन्होंने ये फर्स्ट टाइम लिखा तो इनको 56 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन जब ये पब्लिश हुआ ना, तो ये एक टोटली एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो काफी हिट भी हुआ, इनको नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला। अब ये सारी की सारी कहानी किसकी है? ये 6 to 12 ईयर्स के दरमियान में कुछ बॉयज हैं, यंग बॉयज हैं, जिनकी कहानी है। वर्ल्ड वॉर है, अब वर्ल्ड वॉर की वजह से आपको पता है कि उस टाइम बिल्ड्स बहुत ज्यादा थे, यानी हवाई हमले बहुत ज्यादा थे। लंदन का बहुत ज्यादा नुकसान इन हवाई हमलों ने कर दिया था, जो एयर जेट्स इनके ऊपर फेंके जा रहे थे, जो एयर बॉम्ब इनके ऊपर फेंके जा रहे थे। तो इसका सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला कि हम जितने भी बच्चे हैं, हमने अपनी जो यंग जनरेशन है उसको तो सेव करना है ना, तो हम बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं, उनको किसी कंट्री साइड में पहुंचा देते हैं। तो अब इसीलिए ना उन्होंने एटमी हमले की वजह से और ये जो एयर रेड्स हैं इनकी वजह से उन्होंने जो बच्चे हैं वगैरह हैं उन सबको उन्होंने एक हवाई जहाज में डाल के इनको किसी कंट्री साइड की तरफ ले गए। अगर आपने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया देखी हुई है तो आपको ये सीन अच्छी तरह से याद होगा, वहां पे काफी अच्छा बिगिनिंग में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये जो हवाई जहाज है, जो एरोप्लेन है जो कि इनको लेके जा रहा था, वो बेसिकली तबाह हो जाता है और वो एक बिल्कुल एक अनइनहेबिटेड आइलैंड में चले जाते हैं। अब इनका जितना भी क्रू होता है वो सारे के सारे मर जाते हैं, लेकिन जो बॉयज हैं बिकॉज दे वर लाइक इन सम सेफ प्लेस, तो वो महफूज हो जाते हैं। अब बिगिनिंग में हमारे पास जब नॉवल ओपन होता है ना, देयर वर टू कैरेक्टर्स, रॉल्फ एंड द पिगी। अब ये जो रॉल्फ और पिगी हैं ये काफी इन दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें जो रॉल्फ है वो तो काफी एक लाइक लीडरशिप बंदा है ना, बना बनाया लीडर है ये। और जो पिगी है उसके नाम का ही, एक तो सारे मजाक बनाते हैं पिगी पिग से निकला है, दूसरा वो थोड़ा होता फैट किस्म का है, मोटा होता है थोड़ा सा, तीसरा वो चश्मा लगाता है, ग्लासेस पहनता है, चौथा वो होता भी अस्थमा का पेशेंट है। तो सारे बच्चे ना इसका बस मजाक ही बनाते हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल बहुत होता है।
जितने आइडियाज ये देते हैं ना इतने कोई भी नहीं देता है। तो इनको वहां पे ना एक कॉन्क मिलती है। अब ये जो कॉन्क होती है ना, कॉन्क ब्लैक से हम कहते हैं इट्स मोर लाइक अ सिप्पी। अगर आप जजीरे में तो आपको सिप्पी टाइप जो चीज मिलती है, तो अगर आप उसको बजाओगे तो इट विल क्रिएट साउंड। इट्स मोर लाइक अ बाजा, जो आप इसको उर्दू में बाजा कह दें, कि अगर आपने इसको बजाना है तो इससे सारे लोग आवाज जाएगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब जब इनको मिलती है तो ये दोनों आपस में कहते हैं कि इसके स्ट्रेन हम बुला सकते हैं। अगर हमारे जो दोस्त हैं, हमारे बाकी स्कूल फेलोज हैं, अगर तो वो यहाँ पे हुए तो वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो वी नीड टू एक्चुअली हम इसको ना बजाना शुरू कर देते हैं। तो पिग्गी रॉल्फ को बताता है इसको कैसे बजाना है। तो रॉल्फ इसको बजाता है तो बहुत सी डायरेक्शन से जो बच्चे हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब एक तरफ से कुछ लोग एक ख्वार पूरा आ रहा होता है, और दूसरी तरफ से एक जो और बंदा आता है, डेट वाज लाइक जैक होता है। अब ये जो जैक है ना, ये और रॉल्फ, सारे बच्चे कहते हैं कि रॉल्फ ही बेसिकली उन्हें कहता है अगर हमने यहाँ पे रहना है तो वी नीड टू चूज सम लीडर टू, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब जहाँ पे भी रह रहे हैं कोई लीडर होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हमें ना कोई पहले लीडर चुनना चाहिए। तो सारे बच्चे ना जो रॉल्फ है ना उसको अपना लीडर मान लेते हैं। अब जैक का अपना दिल होता है कि वो लीडर बने, लेकिन जब रॉल्फ बन जाता है तो ये फर्स्ट टाइम होता है जब उसके दिल में एक ग्रज होता है। अब इसके बाद ये जो रॉल्फ है ना, ये कुछ रूल्स भी बनाता है। अब रूल्स उसके अंदर वो ये बनाता है कि एक तो ये कि हम क्योंकि एक ऑर्डर्ड वे में रहते हैं, स्कूल में भी जब हम बात करते थे तो हम सबसे पहले अपना हैंड रेस करते थे और फिर हम बात किया करते थे। तो यहाँ पे भी एक तो हम हमेशा मीटिंग किया करेंगे, और मीटिंग के अलावा जो मीटिंग में सिर्फ वही बच्चा बात कर सकेगा जिसके हाथ में कॉन्च होगी। तो अब इसके बाद वो कहते हैं कि हम वी नीड टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ दिस आइलैंड, हमने दोबारा अपनी कंट्री में भी जाना है, जरूर वो हमारी तलाश में हो रहे होंगे। तो इसका एक तरीका है कि हम आग जलाएं, फायर का जलाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ग्रुप्स बनाता है जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि आपने फायर जलानी है। तो जैक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि फायर हमेशा वो जलाई रखेगा। अब फायर को जलाने का काम इसका हो जाता है। तीसरा ये कि वो कहते हैं हम घर बनाएंगे, क्योंकि इसमें लिटलन्स भी हैं। लिटलन्स बहुत छोटे बच्चे हैं जो डर जाते हैं, तो वो कहते हैं हम इनके लिए कुछ घर वगैरह भी बनाएंगे। तो रॉल्फ वगैरह वो उसके साथ ले लेते हैं। तो अब इनको खाने की भी डेफिनेटली जरूरत होती है। तो जैक हंटर्स ग्रुप का लीडर बन जाता है, रॉल्फ उसे हंटर्स ग्रुप का लीडर बना देता है कि जैक वगैरह ये कुछ पकड़ के लेकर आएंगे और वो बाकी सारे लोग खाएंगे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू शुरू में तो इनको बड़ा मजा आता है भाई, इन्होंने फन करते हैं हर जगह ये। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो मुश्किलात हैं, इनकी ट्रबल्स हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। यानी एक बच्चा कहता है आई हैव सीन अ बीस्ट, मैंने एक बीस्ट देखी है। अब वो जब बीस्ट देखी है तो लिटलन्स तो सारे के सारे डर जाते हैं भाई ये बात सुन के, किसने कहाँ पे बीस्ट देख ली है, अगर यहाँ पे बीस्ट है तो हम रहेंगे कैसे, ये वो। तो जैक कहते तुम पागल हो, यहाँ पे कोई बीस्ट चीज नहीं है, क्या तुमने ड्रामा लगाया हुआ है। तो इसके अलावा वो इनको जैक का ना जो ह्यूमर है वो भी बड़ा ब्लैक ह्यूमर किस्म का होता है, कोई वो दूसरे बंदे को इरिटेट ही कर रहा होता है। तो ये उनका मजाक में आना शुरू कर देता है। अब रॉल्फ और जैक में विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ना डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन बढ़ जाता है। देयर वाज नथिंग बट डिफरेंसेस, और इसके अलावा इनडिसिप्लिन हर जगह पे। रॉल्फ सारा सारा दिन खुद ही वो झोंपड़ियां बनाता रहता है, जैक वगैरह उसकी हेल्प नहीं करता। और एक दिन जिसकी वजह से इनकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती है वो ये होता है कि एक जहाज गुजरा होता है। तो रॉल्फ बड़ा खुश होता है कि चलो जहाज गुजरा है, मैं उसमें बैठ जाऊंगा। लेकिन होता ये है कि जैक लोगों ने वो आग ही नहीं जलाई होती है, जिसकी वजह से वो जो जहाज है वो इनके पास से गुजर जाता है। अब रॉल्फ को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, वो इस बात से बहुत डांटता भी है जैक को, डेट यू नीड नॉट टू डू दिस, और ये तुम्हारा बहुत इररिस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड है। तो जैक उल्टा उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई लीडरशिप स्किल ही नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब इस दौरान क्योंकि ये वॉर टाइम है, तो एक जो जहाज है ना वो तबाह होता है, तो उसका जो पायलट है वो पैराशूट खोल के बेसिकली खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पैराशूट खुलता नहीं है। तो उसका जो पायलट है ना वो जहाँ पैराशूट ना खुलने की वजह से मर जाता है, और उसकी जो डेड बॉडी है ना वो एक ट्री के साथ लटक रही होती है। तो अब जो लिटलन्स होते हैं वो सारे के सारे उसको बीस्ट समझते हैं और वो भाग जाते हैं, इवन जैक भी उसके पास नहीं जाता है।
लेकिन ये जो सैम और एरिक होते हैं इनको सेमनेरिक कहते हैं। सैम और एरिक दोनों को, दोनों जुड़वा भाई होते हैं। इनको वो कहते हैं कि देयर इज अ बीस्ट, देयर इज अ बीस्ट, उसको देके। जबकि जो रॉल्फ, जैक और जो रॉजर होते हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और वहां पे ये भी वहां पे देख के भाग जाते हैं। और जो रॉल्फ है वो कहता है कि जो जैक है वो रॉल्फ कहता है यू आर कॉवर्ड मैन। और इसके अलावा ये कि हम सब बॉयज को चाहिए कि दोबारा से हम लीडर चुने। तो जितने भी बॉयज होते हैं वो रॉल्फ को लीडर चुन लेते हैं। इसके बाद जो रॉल्फ है वो अपना अलग ग्रुप बना लेता है, जैक अलग बना लेता है। रॉल्फ के ग्रुप में रह कौन जाता है? रॉल्फ रह जाता है, पिगी रह जाता है। और ये जो साइमन होता है ना, ये एक दिन ना उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि दरअसल ये तो पायलट है जिसको सारे लोग बीस्ट समझ रहे हैं। अब इसी दौरान ना एक उनका ना वो एक पार्टी शार्टी चल रही होती है, फीस्ट चल रहा होता है उनका। अब उसमें वो पिग, एक पिग लेके ना, और पिग की जो स्कल होती है ना, खोपड़ी होती है, उसको उन्होंने लटकाया होता है। तो उसके ऊपर सारी की सारी फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं उसके ऊपर। तो साइमन अब वो कहता है कि मैं सबको बता के आता हूँ कि रियलिटी क्या है। तो साइमन उनको बताने चाहता है तो वो पिग की स्कल के ऊपर ना फ्लाइज देखते हैं, तो वो उसको कहता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और फिर उसको समझ आती है बीस्ट बाहर नहीं है, बीस्ट हम सबके अंदर है। ये बीस्ट क्या था? बीस्ट इज बेसिकली सिंबॉलिक थिंग। ये बीस्ट हम सबके अंदर की इवल है जो कि हम सब जिससे डर रहे होते हैं। अब जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो फुल पार्टी में होते हैं, उन्होंने अपनी अपेरेंसेस तक चेंज कर ली होती हैं, तो वो साइमन को बीस्ट समझ के इसको मारना शुरू कर देते हैं। और साइमन इवेंचुअली साइमन को कत्ल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। अब इसके बाद ये जो पिगी है इसका चश्मा ले जाते हैं, इसका ग्लासेस ले जाते हैं, और जब वो मांगने जाता है तो इसके ऊपर भी एक जो है, उसके ऊपर वो एक रॉक बेसिकली, उसके ऊपर चट्टान, जो रॉजर होता है ये इसके ऊपर एक रॉक बेसिकली फेंकते हैं, जिससे पिगी की भी डेथ हो जाती है। अब वो सारे के सारे ना रॉल्फ के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं। तो जो रॉल्फ है वो वहां से भागता है, भाग के वो बुशिस में जाता है, तो ये बुशिस के इर्द गिर्द आग लगा देते हैं। अब रॉल्फ रो रहा होता है तो एकदम से पीछे से ना, अब जो क्योंकि आग जली होती है तो पास से एक वही जहाज गुजर रहा होता है, वो आता है और वो रॉल्फ इस तरह से रेस्क्यू करता है। तो रॉल्फ उसको देख के रोना शुरू कर देता है, बाकी सारे बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी रोना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद उन तमाम बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप जो बैक टू नेचर, बैक टू नेचर कह रहे हो ना, नेचर कुछ भी नहीं है। उसके अंदर आप कोई इननेट ह्यूमन बीइंग नहीं बन जाते हैं टू मॉरलिस्ट और सारा कुछ। बल्कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देयर इज नथिंग बट इवल, ग्रीड, सेल्फिशनेस, और इवन के स्लेव्स ऑफ देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, ये सारे के सारे हैं। और इस तमाम चीज़ों को बेसिकली इसमें गोल्डिंग ने डिपिक्ट किया हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट विलियम गोल्डिंग। इस हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप बता दें। Anyone who has any confusion regarding the novel? So if not, then we need to go for like अदर राइटर। अब यहाँ पे रॉल्फ फ्रेशनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिगी जोन्स है वो प्रेगमेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंटिफिक इन्वेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैक इंसान की जो इवल साइड है ना, सैवेजनेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और साइमन को क्राइस्ट लाइक फिगर भी कहते हैं, यानी साइमन को बेसिकली जिस तरह से क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन होती है इस तरह से साइमन की भी क्रूसिफिकेशन हो जाती है, और उसको इनोसेंस, इनोसेंट को बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है। So these are some other novels of विलियम गोल्डिंग। अच्छा, जॉन ऑसबॉर्न को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने इसका लुक बैक इन द एंगर आपको पढ़ाया था। तो जॉन ऑसबॉर्न लुक बैक इन द एंगर की वजह से फेमस है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। और इनका लुक बैक इन एंगर हमने पहले कर लिया हुआ है। इनके लुक बैक इन एंगर और एंग्री यंग मैन के जितने भी ड्रामे थे ना, इनको किचन सिंक ड्रामा भी कहते हैं। यानी बहुत एक नैरो किस्म के ड्रामास होते हैं, बहुत लाइक आगे तक नहीं बढ़ते हैं, बहुत इनकी ह्यूज सेटिंग नहीं होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ वर्किंग क्लास को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको किचन सिंक ड्रामा भी कहा जाता है। Then there is Doris Trull, whom you want to study, then go for it. अच्छा, ये डोरिस लेसिंग इंपॉर्टेंट है बंदी, इसका असल नाम जेन सॉमर्स है।
सॉरी, इसका पेन नेम जेन सॉमर्स है, और इसके अलावा इसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था इन 2007। ये 11th वुमेन थी और ओल्डेस्ट पर्सन थी टू रिसीव द अवार्ड, और भी इनको बहुत से अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हुए हैं। ये इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, ड्रामा भी, पोइट्री भी, ऑटोबायोग्राफी, नॉन फिक्शन, सारा कुछ लिखा हुआ है। विक्टर रोसो ये पल्प फिक्शन के प्राइमरीली राइटर थे। अब पल्प फिक्शन के हवाले से कहीं किसी न किसी पीपीएससी में ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि पल्प फिक्शन क्या होता है। तो पल्प फिक्शन बेसिकली ये 20th सेंचुरी के मैगजीन्स होते थे जो कि बहुत एक हल्के सफ़ों पे, बहुत चीप सफ़ों पे पब्लिश किए जाते थे, और इसके अंदर ये जो आम लोग नहीं होते हैं जिनकी जनरल एंटरटेनमेंट के लिए कुछ उन्होंने स्टोरीज वगैरह लिखी होती थी इसमें। एंड द नेक्स्ट वन इज बर्नार्ड रसल। अब ये जो बर्नार्ड रसल हैं ये 3rd अर्ल ऑफ रसल, ये ब्रिटिश फिलोसोफर भी थे, लॉजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे, सोशल क्रिटिक भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वगैरह भी थे। इन्होंने काफ़ी काम किए, बहुत बहुत ज़्यादा ये एंटी वॉर थे। इन्होंने एडोल्फ हिटलर के अगेंस्ट काम किया, जोसेफ स्टालिन जिनका हमने जॉर्ज ऑरवेल में पढ़ा था 1984 में भी कि उनको क्रिटिसाइज़ किया गया बेसिकली इसमें, और एनिमल फॉर्म में भी जॉर्ज ऑरवेल ने जोसेफ स्टालिन को क्रिटिसाइज़ किया। तो इनके टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट इनका कंपेन की इन्होंने, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इनको। को एफिशिएंट्स डाइनिंग क्लब ऑफ सोशल रिफॉर्म्स के मेंबर भी रह चुके हैं ये, और इनके जो एसेज हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, और ये उनके कुछ मेजर वर्क हैं, सो इसलिए इनको करना पड़ेगा। ये ही वाज फ्रॉम लाइक नेक्स्ट कम जेएम किनिस, ये बंदा, इसका इकोनॉमिक्स में रोल है ज़रा ज़्यादा। नेक्स्ट कम्स फ्लिप लार्कन। फ्लिप लार्कन द मूवमेंट ग्रुप से थे। द नॉर्थ शिप इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री है, और इन्होंने 2 नॉवेल्स भी लिखे थे, जिल एंड अ गर्ल इन विंटर, और इनकी जो सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे ही काफ़ी फेमस भी हुए, द लेस डिसीव्ड, द विट्स एंड वेडिंग्स, हाई विंडोज, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश को भी एडिट किया। इनको पोइट ल्यूरेट बनने की भी ऑफर की गई थी लेकिन इन्होंने इससे डिक्लाइन कर दिया। इनका जो वर्क है, इन्होंने सिर्फ 15 इयर्स की एज में अपनी फर्स्ट जो पोएम है विंटर नॉक्ट्रन वो लिखी थी, और ये येट्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और इनको पेन एंथोलॉजी में भी इंक्लूड कर दिया था। पेन का मतलब क्या होता है, पोइट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, और ये वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन ऑफ राइटर्स है जिसमें इनको इंक्लूड किया गया था। अब अगर हम फ्लिप लार्कन की टॉल एंड मैन इम्पोर्टेंट है, अब इन राइटर्स को प्रिपेयर करने का क्या तरीका होता है, जैसे आपको इन राइटर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इनकी थीम्स वगैरह पे ज़्यादा आते हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, गो फॉर लाइक पिक अप योर बुक्स ऑफ एमए इंग्लिश। उसके अंदर एक रोमांटिक मॉडर्न पोइट्री की, हमारी मॉडर्न रोमांटिक पोइट्री, उसकी एक बुक थी करंट वालों की, अगर आपको याद हो तो, उसके ऊपर इनकी सारी थीम्स और इनकी एक दो जो इम्पोर्टेंट पोइम्स है ना वो दी होती हैं, गो फॉर इट। और सिर्फ अगर आपने पोइट्री प्रिपेयर करनी है ना तो आप वहाँ से उनके जो चंक्स है ना उनको ले लें, उनकी बस एक दफ़ा पढ़ लें। जैसे इसकी फ्लिप लार्कन की टॉल एंड मैन इंपॉर्टेंट है, गो फॉर इट, गिव इट अ रीडिंग। द रिड्रेस ऑफ पोइट्री इनका क्रिटिसिज्म में वर्क है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ऐसा करें कि आप बहुत, ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि उनको रट्टे लगाएं, इनको रट्टे लगाना भी नहीं होते हैं, पोइट्री को आप कभी भी रट्टे नहीं लगाते हो। whenever you have free time, whenever you have spare time, go for the book और आप उनकी एक दो पोएम पढ़ लें, इससे आपको उनके थीम समझ आना शुरू हो जाएंगी। और किसी भी राइटर का एटलीस्ट उसका एक टेक्स्ट लाजमी पढ़ लिया करें, टेक्स्ट पढ़ने से आपको उनके सारे स्टाइल, उनकी थीम्स वगैरह क्लियर हो जाती हैं। अब अगर हम लार्कन की पोइट्री में देखें तो उनमें रिलीजन, मेलैंखोली, पेसिमिज्म, रियलिज्म, आइसोलेशन, लव, नेचर, सोशल chaos, एलिनेशन, बोर्डम, डेथ, टाइम, आयरिश लिटरेचर के हवाले से सारा कुछ वो आपको नजर आएगा। टॉल एंड मैन का आपने टेक्स्ट पढ़ना है, आपको इसकी सही समझ आएगी लार्कन की। अच्छा, रिलीजन इनकी मोस्ट प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट थीम भी है इनकी पोइट्री में, जैसे चर्च गोइंग में वो अपनी सारी वो जो वे है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मेलैंखोली इनकी पोइट्री में बहुत नज़र आती है हमें, एक फीलिंग ऑफ सैडनेस हमें नज़र आती है, जो कि हम देख सकते हैं इन डिफरेंट पोएम्स ऑफ फ्लिप लार्कन। एम्बुलेंस वगैरह में अगर हम देखते हैं कि लोग
फिलिप लार्किन कहते हैं कितने पेसिमिस्ट हो गए हुए हैं, कितने उनके अंदर दूसरों के लिए एहसास रहा ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग, द मॉडर्न मैन हैज बिकम हॉलो एंड एम्पटी। और इसके अलावा क्योस का जो एलिमेंट है, कन्फ्यूजन है जो हर तरफ फैली हुई है, वो हमें इनकी पोइट्री में नजर आती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंथोनी बर्गिस। इनका पेन नेम ये है, और ये भी एक माइनर पोइट के अंदर आती हैं, माइनर के अंदर, राइटर के अंदर। um, जी, द मूवमेंट का आपने याद रखना है। द मूवमेंट बेसिकली ग्रुप ऑफ पोइट्स है जिसके फिलिप लार्किन लीडर थे, तो उनके लिए ये टर्म थी ब्राइट यंग पीपल या ब्राइट यंग थिंग्स। ये भी एक टैबलॉइड प्रेस ने बेसिकली ये नेम दिया था कुछ बोहेमियन यंग अरिस्टोक्रेट्स को, जो कि एक अनकन्वेंशनल किस्म की पोइट्री किया करते थे। सीपी स्नो है हमारे पास। ये वीएस नेपाल, इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि एक दफ़ा पीपीएससी में आ चुके हैं वीएस नेपाल। अब ये जो बंदा है ना, इसके जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे ट्रिनिडॉट गार्डियन में। और इसके अलावा इनका जो वर्क है, इनको बुकर प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इनको मिल चुका हुआ है 2001 में। बुकर प्राइज फॉर इन अ फ्री स्टेट इन 1971। कुछ इन्होंने इनकी ट्रायोलॉजी इन इंडिया इन्होंने लिखी हुई है। इनके जो वर्क है ना, हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इसके हवाले से आई थिंक कोई क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी में। हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास किसने लिखा हुआ है, तो वो इन्होंने लिखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने लिखा है? अगर हमने ये जो इस तरह के पोइट्स हैं इनके भी कुछ मेजर वर्क्स याद किए होंगे तब हमें पता चलेगा। एपोकैलिप्टिक फिक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर इट अगेन। हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास पे ऊपर क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका हुआ है। ओके, नेक्स्ट काम सैमुअल बेकेट। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो मुझे लगता है सैमुअल बेकेट को हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। 7 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, so it's better to discuss him in the next meeting, so you have to join it from the same link. Thank you. अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर ले।